हेलो फ्रेंड्स। कुलदीप सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वीडियो की अगली कड़ी में हम नया साइकेट्रिक का एक वीडियो लेके आए हैं, जिसके अंदर हम आगे साइकेट्रिक पढ़ेंगे। कंप्लीट साइकेट्रिक इस लेक्चर चैनल के थ्रू हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो जो है हाँ, इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मिसकंसेप्शन अबाउट मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस जो है उससे रिलेटेड पहले कुछ मिसकंसेप्शंस थी, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। क्या क्या मिसकंसेप्शन, यानी कि क्या क्या सोचा जाता था पहले अगर किसी मरीज़ को साइकेट्रिक डिजीज़ हो जाती थी तो। मिसकंसेप्शन अबाउट मेंटल इलनेस। मिसकंसेप्शन अबाउट मेंटल इलनेस। तो मेंटल इलनेस से रिलेटेड क्या क्या मिसकंसेप्शन थी, तो सबसे पहले मिसकंसेप्शन की बात करें तो पहले माना जाता था कि जो मेंटल इलनेस है ये किसकी वजह से होती है, कोई सुपरस्टिशियस या कोई जो सुपर नेचुरल पावर होती है ना, उसके थ्रू होती है। तो सबसे पहले मिसकंसेप्शन क्या थी कि जो मेंटल इलनेस है वो किसके थ्रू होती है, कोई देवी देवताओं के प्रकोप के थ्रू या ऐसे जो है उन चीज़ों की वजह से होती है ना। तो मेंटल इलनेस इज क्या होता है, मेंटल इलनेस जो है वो किसके थ्रू कॉज होती है, कोई सुपर नेचुरल पावर होती है वो क्या करती है, मेंटल इलनेस कॉज करती है। इसके अलावा आप कह सकते हो कि मेंटल इल पेशेंट जो है वो कहाँ पे ज़िंदा रह सकता है, जो है यानी कि क्या नहीं हो सकता, कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। यानी कि अगर किसी को एक बार कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो गई है तो वो वैसे ही बना रहेगा, ऐसा भी पहले के टाइम में माना जाता था। यानी कि साइकेट्रिक डिजीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, नो ट्रीटमेंट फॉर मेंटल डिजीज़। पहले ये माना जाता था कि जो साइकेट्रिक डिजीज़ है उनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। इसके अलावा जैसे आजकल मेंटल हॉस्पिटल है, उसी तरीके से पहले जो है एक स्पेसिफिक प्लेस बनाया गया था जिसको हम बोलते थे असाइलम, है ना। तो ऐसा माना जाता था कि जिस पर्सन को क्या हो जाए, कोई भी मेंटल प्रॉब्लम हो जाए, वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ कहाँ ज़िंदा रह सकता है, असाइलम में ही ज़िंदा रह सकता है ना। तो जो मेंटल पेशेंट है वो लाइव ओनली केवल कहाँ ज़िंदा रह सकता है, असाइलम के अंदर ही रह सकता है, लाइव ओनली इन असाइलम, है ना। असाइलम में ही क्या रह सकता है, ज़िंदा रह सकता है। इसके अलावा अगर और बात की जाए तो आप कह सकते हो कि जो है पहले के टाइम में माना जाता था कि अगर कोई मरीज़ जो है वो मेंटली हो गया है तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है जनरल पेशेंट की तुलना में, या ऐसा मानते थे कि वो फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी शर्म की बात है ना। और अगर कोई मदर जो है अगर वो साइकेट्रिक हो जाए तो वो अपने बच्चों को मार देती है या मार देती थी, ऐसा पहले के टाइम में माना जाता था, है ना। तो जो मेंटल पेशेंट है वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, ऐसा माना जाता था। मेंटल पेशेंट है वो वेरी डेंजरस कंपेरिजन टू जनरल पेशेंट की तुलना में। इसके अलावा अगर बात करें तो जो है मेंटल पेशेंट जो है वो असेम्ड है फैमिली के लिए, शर्म की बात है ना। शेम फॉर फैमिली के लिए शर्म की बात है। इसके अलावा अगर कोई मदर है जिसको क्या हो गया, साइकेट्रिक डिजीज़ हो गई, तो वो क्या कर देती है, अपने बच्चों को मार देती है। साइकेट्रिक मदर किल हिज या हर चाइल्ड। अगर किसी मदर को हो जाए तो वो क्या कर देगी, अपने बच्चों को क्या कर देती है, मार देती है। ऐसा भी क्या किया जाता था, पहले के टाइम में माना जाता था।
इसके अलावा अगर और बात की जाए, तो ये सारी की सारी क्या है, मिसकंसेप्शन है किसके रिलेटेड, जो मेंटल हेल्थ है। या आप कह सकते हो कि मेंटल इलनेस जो है, पहले के टाइम में ऐसा माना जाता था कि जो मेंटल इलनेस है वो अगर कोई भी साइकेट्रिक पर्सन है ना, कोई भी अगर साइकेट्रिक पर्सन है तो उस पर्सन की क्या कर दी जाए, अगर मैरिज कर दी जाए, क्या कर दी जाए, मैरिज कर दी जाए, तो आफ्टर मैरिज क्या है, आफ्टर मैरिज क्या हो जाती है, ये जो मेंटल डिजीज़ है क्या है, आफ्टर मैरिज जो मेंटल डिजीज़ जो है वो क्या हो जाती है, क्योर हो जाती है। ऐसा पहले के टाइम में क्या होता था, माना जाता था, है ना। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इन जो है कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, मेंटल हेल्थ जो पर्सन होता है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है ऐसा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल हेल्थी पर्सन, जो पर्सन मेंटली हेल्थी होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। मेंटल हेल्थी पर्सन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ऐसा अगर बात करें तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक जो है अगर उनकी बात करें तो ये कैरेक्टरिस्टिक तो है कि जो मेंटल हेल्थी जो पर्सन होता है उसकी इनसाइट क्या होती है, प्रेजेंट होती है। नंबर वन अगर बात की जाए तो जो मेंटली हेल्थी जो पर्सन होते हैं उन पर्सन की इनसाइट क्या होती है, प्रेजेंट होती है। क्या होती है, इनसाइट प्रेजेंट होती है। इनसाइट प्रेजेंट मतलब वो पेशेंट अपने खुद के बारे में क्या होता है, अवेयर होता है ना। इनसाइट प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि जो है अवेयर होता है किसके बारे में, सेल्फ, है ना, अवेयर अबाउट हर सेल्फ, अबाउट, मरीज़ खुद के बारे में क्या होता है, जानता रहता है सारी चीज़ें खुद के बारे में उसको क्या होती है, पता होती है। जैसे आप कह सकते हो अबाउट इज़ वीकनेस, यानी कि मरीज़ जो है, मरीज़ के अंदर वीकनेस आ रही है तो वीकनेस से रिलेटेड क्या होगा, वो उसको पता होगा वीकनेस के बारे में। या उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उस मरीज़ की स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ के बारे में उसको पता होता है। या उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी तो नहीं होगी, ये कोई डिजीज़ कंडीशन तो नहीं होगी है। इन सारी चीज़ों के बारे में उस मरीज़ को क्या होता है, पता रहता है। डिजीज़ कंडीशन, स्ट्रेंथ, उसकी कमी क्या है, उसकी कमज़ोरी क्या है, इन सारी चीज़ों का क्या होता है, क्या उसकी पावर है, इन सभी चीज़ों के बारे में उस मरीज़ को क्या रहेगा, पता रहता है। इसके अलावा तो क्या होगी, मेंटल हेल्थ जो पर्सन होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ रहे हैं। और पहला कैरेक्टरिस्टिक हमने कहा क्या होता है, उसको इनसाइट जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा दूसरा क्या है कि जो भी मेंटली हेल्थी पर्सन होता है वो क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम जो है उसको फेस करने या सॉल्व करने में एबल होता है ना। कोई भी जो मेंटली हेल्थी पर्सन होता है उसके अंदर एबिलिटी होती है, किसकी एबिलिटी, एबिलिटी किस चीज़ की, टू फेस या सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को फेस करने या सॉल्व करने की क्या होती है, एबिलिटी होती है जो मेंटली हेल्थी पर्सन होता है। इसके अलावा आप कह सकते हो कि जो मेंटली हेल्थी पर्सन होता है वो क्या कर सकता है, अपनी नॉर्मल लाइफ जो है उसको क्या कर सकता है, मेंटेन करके रख सकता है। अपनी जो बेसिक डिमांड्स है लाइफ की उनको क्या कर सकता है, फुलफिल कर सकता है ना। एबल टू फुलफिल हर बेसिक
डिमांड ऑफ लाइफ, यानी कि क्या कर सकता है वो अपनी बेसिक डिमांड जो है लाइफ की उनको क्या कर सकता है, फुलफिल कर सकता है। अपनी जो है नॉर्मल लाइफ जो उसको क्या करके रख सकता है, मेंटेन कर सकता है। मेंटेन नॉर्मल लाइफ, अपनी नॉर्मल लाइफ को क्या करके रख सकता है, अच्छे से मेंटेन करके रख सकता है। इसके अलावा डिसीजन लेने की, कोई भी सिचुएशन है उस सिचुएशन के अनुसार डिसीजन लेने की क्या होती है, उसमें एबिलिटी होती है ना, एबिलिटी, एबिलिटी टू टेक डिसीजन, डिसीजन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अरे भाई उस पेशेंट के अंदर क्या होगा, सिचुएशन के अनुसार क्या है, कैसा डिसीजन लेना है, क्या सिचुएशन है कि किस सिचुएशन में क्या करना है, उसके अनुसार डिसीजन लेने की क्या होती है उस पेशेंट में, एबिलिटी होती है। वो किसी भी इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर सकता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है ना। खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे मेंटेन करके रखनी है, दूसरों को कैसे रिस्पेक्ट देना है ना, कैसे लोगों के साथ में सोशल रिलेशनशिप बना के रखना है, इन सारी चीज़ों के बारे में क्या होता है, जिस पर्सन को पता होता है, जो सारी इन चीज़ों के बारे में जानता है, वो पर्सन क्या है, मेंटली हेल्थी पर्सन है ना। तो क्या होता है, सोशली रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करके रखने हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सोशली रिलेशनशिप, सोशली रिलेशनशिप मेंटेन बाई पर्सन, जो मेंटली हेल्थी पर्सन होता है वो क्या करके रखता है, अपने सोशल रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखता है, मेंटेन बाई पर्सन। इसके अलावा और क्या कह सकते हो आप, तो क्या होता है, खुद की रिस्पेक्ट कैसे मेंटेन करके रखनी है और दूसरों को कैसे रिस्पेक्ट देनी है, रिस्पेक्ट टू अदर, एंड मेंटेन सेल्फ रिस्पेक्ट, और खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे मेंटेन करनी है उसने, इस बात का भी क्या है उसको पता होता है, मेंटेन सेल्फ रिस्पेक्ट। इसके अलावा, इसके अलावा और क्या, इसके अलावा और हम कह सकते हैं और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है एक मेंटल हेल्थ पेशेंट के, तो और क्या हो सकते हैं। हाँ, कोई भी जो है इन्वायरमेंट के अंदर एडजस्ट होने की क्या होती है उसके अंदर जो है एबिलिटी होती है ना, एडजस्टमेंट जो है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, है ना। एडजस्ट अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, एडजस्ट हो सकता है। इसके अलावा अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है ना, कंट्रोल, अपने इमोशन जो है उनको क्या कंट्रोल करने में एबल होता है। ऐसे ये अगर सारे सारे कैरेक्टरिस्टिक किसी में प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उस पेशेंट को हम बोलते हैं मेंटली हेल्थी पेशेंट, है ना। वो पर्सन क्या है, मेंटली हेल्थी पर्सन है। नेक्स्ट, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट एक कुछ हम जो है एक दो एक्ट के बारे में बात करते हैं, जैसे हमारा इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट जो है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करें। इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट, इंडियन मेंटल
हेल्थ एक्ट, इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट, है ना, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट, तो क्या है इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट? तो सबसे पहले तो बात करें इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट आया कब। इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट आया कब? अगर ऐसी बात की जाए तो इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट जो है वो कब आया, तो ये आया 1987 के अंदर। कब आया? 1987 में। 1987 में कौन आया? इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट। एक्ट पास हुआ कब? 1987 में। कहाँ पे पास हुआ था? कहाँ? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में क्या हुआ? एक्ट पास हुआ 1987 में। और एक्ट जो है वो फॉलो कब हुआ? 1993 में। अगर स्पेसिफिक पूछ लिया जाए कि एक्ट फॉलो कब हुआ, फॉलो कब हुआ, तो हम बोलेंगे कब? 1993 के अंदर। कब? 1993 के अंदर। मेंटल हेल्थ एक्ट के अंदर टोटल 10 चैप्टर इंक्लूड किए गए थे। मेंटल हेल्थ एक्ट जो है इसके अंदर कितने चैप्टर हैं? 10 चैप्टर हैं। उन 10 चैप्टर के अंदर अलग अलग बातें बताई गई। 10 चैप्टर है ना, 10 चैप्टर। पर्पज़ क्या है इसका? पर्पज़, मेंटल हेल्थ एक्ट का पर्पज़ क्या है? तो पर्पज़ की बात करें मेंटल हेल्थ एक्ट के पर्पज़, पर्पज़ क्या है? तो पर्पज़ पहला तो है कि प्रोटेक्ट करना किसको? जो हमारे मेंटली इल पेशेंट होते हैं उसको प्रोटेक्शन देना। इसके अलावा मेंटल हॉस्पिटल है, मेंटल हॉस्पिटल के अंदर जो है एडमिशन है, डिस्चार्ज है, उनके लिए रूल रेगुलेशन डिसाइड करना। प्रोटेक्ट करना प्रॉपर्टी ऑफ मेंटल इल पेशेंट, जो मेंटल इल पेशेंट है उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करके रखना। सोसाइटी से प्रोटेक्ट करना मेंटल पेशेंट को, है ना। ये सारे के सारे क्या थे? पर्पस थे मेंटल हेल्थ एक्ट बनाने के। क्या? प्रोटेक्ट करना मेंटल इल पेशेंट को। मेंटल पेशेंट को कहाँ से? सोसाइटी से प्रोटेक्ट करना। राइट्स जो है मेंटल इल पेशेंट की उनको प्रोटेक्ट करना। मेंटल इल पेशेंट की प्रॉपर्टी जो उसको प्रोटेक्ट करना। मेंटल हॉस्पिटल जो है उनके रूल रेगुलेशन, एडमिशन के लिए और डिस्चार्ज के लिए उनको डिसाइड करना। ये सारे के सारे काम थे किसके? मेंटल हेल्थ एक्ट के पर्पस। तो पर्पस क्या क्या है? तो पर्पस क्या है? प्रोटेक्ट राइट ऑफ मेंटल इल पेशेंट, मेंटल इल पेशेंट के राइट्स को क्या करना? प्रोटेक्ट करना। दूसरा जो प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी ऑफ मेंटल इल पेशेंट उसको प्रोटेक्ट करना। इसको क्या करना? प्रोटेक्ट करना। इसके अलावा जो मेंटल इल पेशेंट है इसको क्या करना? सोसाइटी से प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट फ्रॉम सोसाइटी। मेंटल इल पेशेंट। इसके अलावा जो हमारे मेंटल हॉस्पिटल है उनके क्या करना? रूल और रेगुलेशन बनाना, है ना। क्या करना? डिसाइड करना। क्या? रूल एंड रेगुलेशन। रूल और रेगुलेशन क्या करना? डिसाइड करना। हाँ, कहाँ पे? एडमिशन और डिस्चार्ज के लिए, है ना। जिस किसी मरीज़ का एडमिशन करना है, किसी मरीज़ को कब डिस्चार्ज करना है, मेंटल हॉस्पिटल के अंदर, इन मेंटल हॉस्पिटल, है ना। ये सारे के सारे क्या थे? पर्पस थे मेंटल हेल्थ एक्ट के। हमने कहा मेंटल हेल्थ एक्ट बना 1987 के अंदर, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर पास हुआ, 1993 के अंदर फॉलो के अंदर आया,
10 चैप्टर इंक्लूड किए गए और पर्पस था मेंटल हेल्थ एक्ट का मेंटली इल पेशेंट को राइट्स को प्रोटेक्ट करना सोसाइटी से मेंटल पेशेंट को प्रॉपर्टी ऑफ मेंटली इल पेशेंट को प्रोटेक्ट करना और रूल रेगुलेशन जो है एडमिशन और डिस्चार्ज के मेंटल हॉस्पिटल के अंदर उनको डिसाइड करना, ये सारे के सारे काम थे, पर्पस थे। नेक्स्ट चैप्टर अब कौन कौन से हैं, कौन से चैप्टर में क्या बताया गया उनके बारे में हम बात करें तो चैप्टर 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 क्या क्या है, बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट। सबसे पहले हम बात करें किसके बारे में, चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट इसमें क्या हुआ, लोनाटिक जो है लोनाटिक पेशेंट उनको क्या करना, कन्वर्ट करना किसमें, मेंटल इल के अंदर, है ना। चैप्टर फर्स्ट में था लोनाटिक, लोनाटिक जो है लोनाटिक, लोनाटिक क्या होगा, कन्वर्टेड इन मेंटल इल पेशेंट, कन्वर्टेड इन मेंटल इल पेशेंट, मेंटल इल पेशेंट, है ना। चैप्टर या आप कह सकते हैं डील विद ऑल डेफिनेशन और टर्मिनोलॉजी, है ना, उनके साथ डील करना चैप्टर फर्स्ट के अंदर। चैप्टर सेकंड के अंदर क्या हुआ, चैप्टर सेकंड जो है किसके साथ, प्रिपेयर करना फंड किसके द्वारा, बाई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि मेंटल इल पेशेंट के फेवर में जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंड आता है उसको प्रिपेयर करना सेकंड चैप्टर में। प्रिपेयर करना फंड किसके द्वारा, बाई सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर मेंटल इल पेशेंट। इसके अलावा थर्ड चैप्टर जो है, थर्ड चैप्टर में क्या था, थर्ड चैप्टर डील विद गाइडलाइन फॉर, यानी कि क्या करना, जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल और नर्सिंग होम के लिए जो नई गाइडलाइन ओपन करनी है उनके साथ क्या करना, डील करना, है ना। थर्ड चैप्टर क्या करना, डील करना किसके साथ, जो न्यू गाइडलाइन है किसकी, ओपनिंग के लिए, है ना, जो भी नए नर्सिंग होम खोल रहे हैं या नए साइकेट्रिक हॉस्पिटल खोल रहे हैं उनके लिए, उनके साथ डील करने के लिए ओपन deal with guideline for open new psychiatric hospital and नर्सिंग होम, जो भी नर्सिंग होम और साइकेट्रिक हॉस्पिटल खोलते हैं नए उनके लिए जो गाइडलाइन बनती है वो बनाना। फोर्थ चैप्टर में बताया गया, फोर्थ चैप्टर जो एडमिशन प्रोसीजर है उससे रिलेटेड रूल रेगुलेशन के साथ डील करेगा, है ना। क्या फोर्थ चैप्टर में क्या है, तो डील विद रूल एंड रेगुलेशन, डील विद रूल एंड रेगुलेशन ऑफ, रूल और रेगुलेशन जो है किसके, जो एडमिशन प्रोसीजर से रिलेटेड उनके साथ डील करना, रूल एंड रेगुलेशन ऑफ रिलेटेड एडमिशन प्रोसीजर, एडमिशन प्रोसीजर से रिलेटेड जो रूल और रेगुलेशन है उसके साथ डील करने का काम किसका है, चैप्टर फोर्थ।
चैप्टर 4। उसके बाद चैप्टर 5, और चैप्टर 5 का काम क्या रहा? चैप्टर 5 डिस्चार्ज प्रोसीजर के साथ डील करना। क्या करना? डिस्चार्ज के साथ में डील करना। क्या करना? डील करना किसके साथ? डिस्चार्ज प्रोसीजर के साथ। डिस्चार्ज प्रोसीजर के साथ। 6th चैप्टर जो है उसमें बताया गया डील करना किसके साथ में? मेंटेनेंस, कॉस्ट मेंटेनेंस जो है उसके साथ में क्या करना? डील करना। सिक्स चैप्टर में डील विद कॉस्ट मेंटेनेंस। कॉस्ट मेंटेनेंस के साथ में क्या करना? डील करना। है ना? डील, सॉरी, कॉस्ट मेंटेनेंस के साथ जो है डील करने का काम जो है वो किसका है? 7th चैप्टर का है। 7th चैप्टर जो है वो क्या करता है? डील करता है किसके साथ? कॉस्ट मेंटेनेंस। 6 जो चैप्टर है, 6 चैप्टर का काम क्या है? तो 6 चैप्टर का काम है प्रोजेशन, यानी कि उस मरीज़ की प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, है ना? पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, मरीज़ का जो प्रॉपर्टी है उसको क्या करना? संभाल के रखना। पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है ना? पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी वो किसकी है? मरीज़ की जो है उसके बारे में जो ध्यान रखना है वो किसके अंडर आता है? 6 चैप्टर के अंदर। 8th चैप्टर जो है, 8th चैप्टर, 8th चैप्टर का काम क्या है? 8th चैप्टर का काम है, यानी कि जो मेंटल पेशेंट है उसके राइट्स क्या है ना? राइट्स के साथ डील करना, है ना? मेंटल पेशेंट जो है उसके क्या करना? राइट्स के साथ डील विद राइट ऑफ मेंटल पेशेंट। मेंटल पेशेंट के राइट जैसे राइट ऑफ ट्रीटमेंट है ना? ट्रीटमेंट का राइट है, रिफ्यूज़ल का राइट है ना? रिस्पेक्ट है रिलीजन की, पेशेंट की। राइट कौन कौन से? तो राइट फॉर ट्रीटमेंट, राइट फॉर रिफ्यूज़ल, राइट फॉर रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, उसका जो रिलीजन है मरीज़ का उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, है ना? इस तरीके के जो राइट है, तो ये सारे के सारे राइट जो है, राइट को लेके जो डील जिस चैप्टर के अंदर बात हुई वो चैप्टर कौन सा? 8th नंबर चैप्टर। कौन से चैप्टर में? 8th नंबर चैप्टर के अंदर। 9th चैप्टर की बात करें, 9th नंबर चैप्टर, 9th, और 9th की अगर बात की जाए तो 9th जो चैप्टर है वो डील करता है किसका? पेनल्टी और पनिशमेंट टू दी हॉस्पिटल। जो हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल की तरफ से अगर कोई पेशेंट की जो है केयर के अंदर अगर कमी रह जाए तो उस कंडीशन में जो क्या करना है? पेनल्टी लगाना है या पनिशमेंट देना है। वो काम जो है वो कौन सा चैप्टर के अंदर आएगा? 9th चैप्टर के अंदर, है ना? तो 9th चैप्टर जो है वो क्या करता है? डील करता है किसके साथ? डील विद पेनल्टी एंड पनिशमेंट। पनिशमेंट टू द हॉस्पिटल if any
डेफिशिएंसी इन केयर ऑफ पेशेंट। पेशेंट की केयर में अगर कोई कमी रहती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो डील करेगा वो चैप्टर 9 है, पेशेंट के हॉस्पिटल के पेनल्टी लगाना है, पनिशमेंट देना है। और 10th चैप्टर जो है वो क्या करता है, डील करता है लोकली जो रूल रेगुलेशन है ना, आ, जो क्या किए गए हैं हायर अथॉरिटी ऑफ हॉस्पिटल के लिए जो प्रिपेयर किए गए हैं उनके साथ, उन रूल रेगुलेशन के साथ डील करने का काम करता है। डील विद रूल एंड रेगुलेशन फॉर हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के साथ में जो रूल और रेगुलेशन के साथ डील करता है वो चैप्टर कौन सा है, 10th चैप्टर। ये सारे के सारे क्या थे, ये सारी की सारी बातें हमारे मेंटल हेल्थ एक्ट की रहती है। और मेंटल हेल्थ एक्ट में हमारे कितने 10 चैप्टर पढ़े हमने, कुछ पर्पस पढ़े, तो सारी की सारी बातें किससे रिलेटेड, मेंटल हेल्थ एक्ट। अब जब क्या होगा, मरीज को जब मेंटल हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कराते हैं तो वहाँ क्या होती है, मेंटल हेल्थ टीम होती है। कौन होती है, मेंटल हेल्थ टीम होती है। और ये जो मेंटल हेल्थ टीम है, इस टीम के अंदर कौन कौन मेंबर होते हैं उसके बारे में अगर थोड़ी सी बात की जाए। मेंटल हेल्थ टीम, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ टीम। कि मेंटल हेल्थ टीम में कौन कौन पर्सन होते हैं, क्या क्या उनकी क्वालिफ़िकेशन होती है, क्या क्या उनका काम है, ये बात हम करें। मेंटल हेल्थ टीम कौन कौन होंगे। मेंटल हेल्थ टीम, मेंटल हेल्थ टीम। मेंटल हेल्थ टीम, बात करते हैं मेंटल हेल्थ टीम के अंदर कौन कौन होगा। मेंटल हेल्थ टीम, मेंटल हेल्थ टीम तो कौन कौन होता है मेंटल हेल्थ टीम के अंदर। सबसे पहले अगर बात करें तो एक तो होगा साइकेट्रिस्ट। कौन होगा, साइकेट्रिस्ट, है ना, साइकेट्रिस्ट होता है जो क्या होगा, लीडर होगा, पूरी की पूरी मेंटल हेल्थ टीम का हेड होगा, है ना। हेड होता है मेंटल हेल्थ टीम का, जिसके पास क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या हो, जो क्या किया हो साइकेट्रिक मेडिसिन के अंदर क्या हो, जिसके पास कम से कम 3 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस हो, है ना, साइकेट्रिक, साइकेट्रिस्ट होगा। उसके अलावा साइकेट्रिस्ट के बाद कौन होगा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है। एक कौन होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो क्या होता है, साइकोलॉजी के अंदर मास्टर डिग्री होता है ना, मास्टर डिग्री होता है साइकोलॉजी के अंदर। जिसका काम क्या होता है, तो उसका काम होता है जैसे गाइड करना है पेशेंट को, काउंसिल करना है, साइकोथेरेपी देनी है। इसके अलावा कोई अब नॉर्मल बिहेवियर है तो उसको असेस करना है। ये सारे के सारे काम किसके होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। उसके बाद क्या होगी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के बाद एक क्लिनिकल नर्स होगी। क्या होगी, क्लिनिकल नर्स। क्लिनिकल नर्स होगी, क्लिनिकल नर्स। और क्लिनिकल नर्स जो है ये क्या होगी, जो है डायरेक्टली पेशेंट को क्या करेगी, केयर प्रोवाइड करेगी, उसको ड्रग एडमिनिस्टर करेगी, है ना। जिसका क्वालिफिकेशन जो है वो GNM BSc या MSc नर्सिंग होगा, है ना। इसके अलावा एक साइकेट्रिक नर्स होती है, साइकेट्रिक नर्स। ये कौन होगी, साइकेट्रिक नर्स होगी, साइकेट्रिक नर्स होती है। ये कौन होती है, साइकेट्रिक नर्स।
और साइकेट्रिक नर्स जो है जिसका क्या किया होगा, एमएससी नर्सिंग होगा, और एमएससी नर्सिंग उसने क्या किया हो स्पेशली किस सब्जेक्ट में, साइकेट्रिक सब्जेक्ट में। और जो है उसका काम होगा साइकोलॉजिस्ट को क्या करना, जैसे सुपरविजन है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, उन कामों के अंदर क्या करना हो, हेल्प देनी। इसके अलावा एक क्या होता है, ईसीटी टेक्नीशियन होता है ना, ईसीटी टेक्नीशियन होता है, ईसीटी टेक्नीशियन। इसके अलावा और कौन होगा, ईसीटी टेक्नीशियन। इसके अलावा और कौन होगा, तो इसके अलावा एक सोशल वर्कर होगा, सोशल वर्कर। सोशल वर्कर होगा एक। और एक अगर बात करें तो वहाँ पे क्या करना हो, जो चर्च का फादर होता है, एक क्या होता है चर्च का फादर होता है जिसको किस नाम से जानते हैं, क्लर्जीमैन। पादरी जो होता है पादरी, क्लर्जीमैन जिसको बोला जाता है क्लर्जीमैन, है ना, फादर ऑफ चर्च होगा जो पूजा पाठ करने के लिए, है ना, क्लर्जीमैन होता है। ये सारे के सारे जो है वहाँ पे क्या रहेंगे, एज ए स्टाफ वहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं सारे के सारे पर्सन। तो ये पूरी की पूरी क्या है, एक मेंटल हेल्थ टीम है, क्या है, पूरी की पूरी एक मेंटल हेल्थ टीम है। और मेंटल हेल्थ टीम में हमने कहा एक क्या होता है, साइकेट्रिस्ट, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एक क्लिनिकल नर्स, साइकेट्रिक नर्स, ईसीटी टेक्नीशियन, सोशल वर्कर और क्लर्जीमैन। ये सारे के सारे क्या होंगे, होंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। अब हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे किसका, मेंटल डिसऑर्डर का। क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर का क्या क्लासिफिकेशन, मेंटल डिसऑर्डर का क्या पढ़ेंगे हम, क्लासिफिकेशन। और ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा का पूरा नर्सिंग डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे, अभी साइकेट्रिक सब्जेक्ट चल रहा है, पूरा साइकेट्रिक सब्जेक्ट यहाँ से कवर करते हुए हम दूसरे सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो, कमेंट डाल के जो है वो डाउट क्लियर किया जा सकता है, आपके हर एक कमेंट का जवाब दे दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच।